dissolution of partnership firm टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इन दिस क्वेश्चन ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। डिसोल्यूशन में जब जितने भी पार्टनर है सबके सब पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो किस तरह कौन कौन से अकाउंट बनाने होते हैं और किस तरह वन बाय वन उन अकाउंट को क्लोज़ किया जाता है, ये जानने के लिए ये जो आज का लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, ये आपको बहुत केयरफुली वन बाय वन सेंटेंस केयरफुली सुनना है और ये वीडियो आपको एंड तक अच्छी तरह देखना है तो ही ये आंसर आपको समझ में आएगा। तो देखिए आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 11। पहले मैं क्वेश्चन अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूं, देन हम लोग वन बाय वन कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, कैसे पोस्टिंग करने हैं वो देखेंगे। देखिए प्रीति, प्रिया और प्राची ये तीन इक्वल पार्टनर हैं, मतलब इनका रेशो इक्वली है। इन्हें जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा इक्वली डिवाइड किया जाएगा। इनके पास असेट्स है, असेट्स में है मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। देखो असेट साइड में, मतलब ये लॉस है, पिछले साल का लॉस है जो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अलावा इनका कैपिटल है प्रीति का, प्रिया का, प्राची का। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेड क्रेडिटर है इनका 50,000 और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इन्होंने लोन लिया है एंड दैट लोन इज़ 30,000 एंड दिस इज ओनली लोन, इट मीन्स इट इज़ अ लोन ऑफ आउटसाइडर। और इसके लोन के नीचे जो ब्रैकेट में दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। दैट सिक्योर्ड अगेंस्ट मशीनरी। इसका मतलब क्या है, जब इन्होंने ये लोन लिया था तब इनके पास जो मशीनरी है वो मशीनरी उन्होंने मॉर्गेज रखा था एज अ सिक्योरिटी, सामने वाले को मशीनरी मॉर्गेज दिया था, जैसे हम कहते हैं ना कि गिरवी रखा था। मतलब कल को अगर ये लोन मैं आपको नहीं दे सका तो ये जो मशीनरी है, ये मशीनरी बेच के जो भी पैसा आएगा वो आप ले लेना। तो ये पार्ट आज समझना ज़रूरी है। ओके, देन मैंने रेड में देखो मेंशन किया है द फर्म डिसॉल्व ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। अब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आपको याद रखने हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है। इसमें हमें डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना होता है, देन इसमें हम लाइबिलिटी जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी का अगर प्रॉब्लम आता है तो उसमें जितनी भी लाइबिलिटी इस फर्म पे है उन लाइबिलिटी का अकाउंट ओपन करना पड़ता है। इसलिए ये बहुत लंबा सेशन होगा, ये वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि मुझे बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके बतानी होगी। सो लेट्स सी। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको अच्छी तरह पता है कि नॉर्मली हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ प्रीति, प्रिया एंड प्राची। रियलाइजेशन अकाउंट जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं फटाफट बता दूंगा, लेकिन जो कुछ भी नया रहेगा, अलग रहेगा, वो थोड़ा मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा। तो एज यू नो दैट डिसोल्यूशन हम जब भी चालू करते हैं तो हम लोग शुरुआत हमेशा असेट से करते हैं। जो भी असेट्स है वो असेट्स हम पहले रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे। मैं पूरा बैलेंस शीट का पोस्टिंग पहले कर लूँगा। तो मुझे असेट में दिख रहा है इनके पास क्या क्या असेट, देखो मशीनरी है, फर्नीचर है और स्टॉक है, बस 3 असेट है। चलो तीनों असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र करते हैं। सो टू सन्ड्री असेट्स, मशीनरी, फर्नीचर एंड स्टॉक, तीनों का टोटल हो गया 86,000। अपार्ट फ्रॉम दैट उधर मुझे कैश दिख रहा है तो ऑब्वियसली मुझे कैश अकाउंट बनाना होगा। सो लेट्स सी कैश अकाउंट एंड एज यू नो नाउ कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा बिकॉज कैश अकाउंट असेट में है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन इन असेट साइड। मैं हमेशा आपको बताता हूँ बैलेंस शीट से जो भी चीज़ बाहर निकलती है वो अपोजिट साइड जाती है। तो ये असेट साइड में मतलब राइट साइड में है, तो ये पार्टनर लोगों को मुझे बांटनी होगी उनके लेफ़्ट साइड में मतलब डेबिट साइड में। सो 84,000 के अगर मैं 3 इक्वल पार्ट्स करूँ तो ईच पार्टनर
को लॉस सफ़र करना होगा 28,000। सो लेट्स सी, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसके डेबिट में एंट्री पास करते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 28,000 28,000 28,000। सो इन दिस वे असेट का मेरा पोस्टिंग खत्म हो गया। मूविंग टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में 3 कैपिटल आपको दिख रहा है, लेफ्ट साइड है, सो ट्रांसफ़र होगा राइट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 35,000 एंड 25,000। जैसे कि मैंने बताया, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम आएगा तो ये जो लाइबिलिटी है, आउटसाइडर लाइबिलिटी, जैसे ट्रेड क्रेडिटर और लोन अकाउंट, ये सेपरेट अकाउंट हमें बनाना होगा। तो ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट अगेन गिवन इन लाइबिलिटी साइड, मतलब लेफ्ट साइड, तो पोस्टिंग होगा राइट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। देन लोन अकाउंट again given to the left side, liability side, so post will be post to the credit side. So in this way बैलेंस शीट में जो भी बैलेंस शीट का पोस्टिंग था वो मेरा खत्म हो गया। नाउ वन बाय वन हम एडजस्टमेंट रीड करते हैं और एंड अकॉर्डिंग टू दैट एडजस्टमेंट हम उसका पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है कि जो मशीनरी था, जो गिरवी रखा है, वो मशीनरी उन्होंने 18,000 में सोल्ड कर दिया। देखो, मशीनरी 18,000 में बेचा, ऑब्वियसली बेचा है, पैसा बैंक में जाएगा, लेकिन वो 18,000 उठा के पहले जिससे लोन लिया था उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वो मशीनरी उसके पास गिरवी रखा है। सो लेट्स सी, बाय कैश अकाउंट, क्योंकि रियलाइज हो रहा है सब असेट। सो मशीनरी 18,000, फर्नीचर 14,000 एंड स्टॉक 35,000, तीनों असेट रियलाइज हुआ है। इसका टोटल हो गया 67,000। ये सब असेट बेच दिया। देखो, भले हमने बेच दिया, अभी आप बोलोगे मशीनरी तो गिरवी है, फिर हमने कैसे बेच दिया? हमारा मशीनरी है, हमने ये कमिटमेंट किया है कि मशीन हमने आपके पास गिरवी रखा है, जब भी आपका लोन चुकाना है, मशीन बेच के जो पैसा आएगा हम आपको दे देंगे। पहले हमने मशीन बेच दी 18,000 में, पूरा पैसा हमारे बैंक में हम ट्रांसफ़र करते हैं। आउट ऑफ दिस 67,000 जो हमारे बैंक में आ गए हैं, मशीनरी के 18,000 पहले हम, जिससे हमने लोन लिया था मशीनरी सिक्योरिटी रख के, उसको दे देते हैं। सो देखो, बाय लोन ब्रैकेट में मशीन 18,000, क्योंकि लोन हमने मशीन को गिरवी रख के लिया था, तो ये हमने जिसे लोन लिया था 30,000, मशीन 18,000 में बेच दिया, जो गिरवी रखा था उसका 18,000 हमने उसे दे दिया। क्योंकि ऑब्वियसली जब हमने लोन लिया था तो मशीन पे पूरा हक उस बंदे का था, हमने मशीन उसके पास गिरवी रखा था। लोन लेते समय हमने बताया था कि अगर कल को हम लोन नहीं दे पाए तो आप ये मशीन बेच सकते हो। अब उसके अलावा मशीन हमने बेचा, तो ये हमारा ड्यूटी है कि मशीन से जितना भी पैसा मिला है वो उसे दे देना चाहिए। इसके बावजूद भी उसका पैसा देना बाकी है। देखो, लास्ट में देखते बाकी का पैसा हमने क्या किया है। आफ्टर दैट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 2,000, ये तो आपको पता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम बैंक से ही देंगे और ये हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आता है। सो टू कैश 2,000 एंड बाय रियलाइजेशन अकाउंट बैंक में हमने लिख दिया 2,000। एंड ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि इनको पैसा मिलने की बात तो दूर है, कंपनी इस तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है कि पार्टनर लोगों को अपने प्राइवेट एस्टेट से पैसा लाके भरना पड़ता है। अब प्रिया और प्राची, इनके प्राइवेट एस्टेट से 1 रुपया भी नहीं मिला, बट प्रीति ने अपने घर से 3,400 लाख के दिया है। ओके, देखो लास्ट स्टेटमेंट दिया है, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रिया एंड प्राची। प्रिया और प्राची कुछ नहीं दे सके। ₹3,400 कलेक्टेड फ्रॉम प्राइवेट एस्टेट ऑफ प्रीति। लेकिन प्रीति ने कंपनी को, ये पार्टनरशिप फर्म को 3,400 लाख के दिया है, तो पैसा आ रहा है तो बैंक के डेबिट में जाएगा, क्योंकि वो फर्म को पैसा दे रही है और फर्म का बैंक अकाउंट है और प्रीति गिवर है, तो इसका एंट्री प्रीति के क्रेडिट में होगा
और बैंक के डेबिट में होगा। ये हमेशा याद रखो, ये इससे पहले भी मैंने आपको बताया था जब वन पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ था। तो जब भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं और कोई पार्टनर अपने प्राइवेट एस्टेट से पैसा ला के अगर पार्टनरशिप फर्म में भरता है तो उसका एंट्री हमेशा बैंक अकाउंट के डेबिट में होगा या कैश अकाउंट के डेबिट में होगा और उस पार्टनर के क्रेडिट में होगा क्योंकि वो गिवर है। तो ये एक एंट्री पास कर लेते हैं। बाय कैश लिखा है, देखो प्रीति के कॉलम में 3400, सेकेंड एंट्री कैश के डेबिट में टू प्रीति 3400। सो इस तरह प्रॉब्लम में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी जैसे बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब हमें सबसे पहले हम क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। इनको प्रॉफिट होगा लॉस होगा, डेफिनेटली ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो लॉस ही होगा। जो भी लॉस है तीनों पार्टनर में इक्वली बांटेंगे। फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं। डेबिट साइड है भी 88,000, सेम क्रेडिट साइड में लिखा 88,000, 88,000 माइनस 67,000, 21,000 का इनको लॉस हो गया। 21,000 तीनों में इक्वली बटेगा तो टू बाय पार्टनर्स कैपिटल तीनों को 7,000 7,000 7,000 भरना होगा। अब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में मैंने बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखा है तो इसका सेकेंड एंट्री पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000 7,000 7,000। अब इसके बाद क्या करना है, नॉर्मली आपको पता है नॉर्मल प्रॉब्लम में हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते थे तो उसका बैलेंस हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का प्रॉब्लम आया तो पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करके जो भी बैलेंस आता है वो बैलेंस आपको डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। आज वही चीज़ हमें बहुत अच्छी तरह देखनी है। अब इसके आगे के जो भी पार्ट है वो सब पार्ट आपके लिए नया है, सो बी केयरफुल, टोटल फोकस रखो आपका इस वीडियो पे। तो अब सबसे पहले मैं रियलाइजेशन अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया, अब मैं क्लोज कर रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस मैं ट्रांसफ़र करूँगा डेफिशिएंसी अकाउंट में जो अभी तक मैंने बनाया नहीं है बट इधर स्पेस छोड़ा है उधर मैं बना दूंगा। सो लेट्स सी, एक एक पार्टनर का टोटल करके देखते हैं। सबसे पहले प्रीति का देखो क्रेडिट साइड हीवीएस के लिए मैंने क्रेडिट का टोटल पहले लिखा 43,800 से मैं डेबिट में लिखूंगा और अगर 43,400 से मैं अगर 28,000 प्लस 7,000 माइनस करता हूँ सो आई विल गेट 8,400। अभी मैंने सिर्फ बैलेंस लिखा है, क्या लिखना है मैं बाद में बताता हूँ। चलो प्रीति क्लोज हो गई। और प्रिया को क्लोज करते हैं। प्रिया का देखो दोनों साइड इक्वल है, डेबिट में 35,000 आएगा, क्रेडिट में भी 35,000 आएगा, सो नो बैलेंस। लेकिन प्राची का आपको दिखेगा क्रेडिट साइड का टोटल 25,000 है और अगर मैं डेबिट का टोटल करूँ तो आएगा 35,000। सो डेबिट साइड हेवी है 35, सेम रिटर्न टू द क्रेडिट साइड और बैलेंस आएगा क्रेडिट में 10,000। अब ये जो दोनों का बैलेंस आया अभी मैंने बताया ये बैलेंस मैं ट्रांसफ़र करने वाला हूँ डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो अब पहले 8,400 को लिख देता हूँ टू डेफिशिएंसी अकाउंट। तो ऑब्वियसली इसका सेकेंड एंट्री डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा तो पहले मुझे डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना होगा। चलो बनाते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखा है मैंने प्रीति के कॉलम में टू डेफिशिएंसी, तो ऑब्वियसली इसका सेकेंड एंट्री डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट में होगा बाय प्रीति कैपिटल 8,400। और इसी तरह प्राची का जो 10,000 है उधर भी लिखेंगे बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। अब ये बाय डेफिशिएंसी अकाउंट मतलब क्रेडिट में लिखा है 10,000 तो इसका सेकेंड एंट्री डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट में जाएगा टू प्राची कैपिटल 10,000। इस तरह देखिए आपको इसी ऑर्डर में पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है, उसका लॉस निकालना है या प्रॉफिट निकालना है, वो ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स कैपिटल में, फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना है, उसका जो भी बैलेंस आएगा वो आप ट्रांसफ़र करोगे डेफिशिएंसी अकाउंट में। अब आगे प्रॉब्लम लेके जाने से पहले मुझे आपको एक वर्किंग नोट, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वर्किंग नोट है, वो पहले एक्सप्लेन करना होगा। अगर वो वर्किंग नोट आपको अच्छी तरह समझ में आया तो ये प्रॉब्लम किस तरह मैंने टैली किया है वो आपको समझ में आएगा।
सो मूविंग टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। अब इस वर्किंग नोट में पहले हम क्या करने वाले, देखो इस वर्किंग नोट में सबसे पहले हम ये देखने वाले कि हमारे पास अभी फ़िलहाल कितना पैसा है और हमें कितना पैसा देना है। ये दो चीज़ें पहले हम निकाल के देखते हैं। ऑब्वियसली ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट में हमेशा ऐसा होता है कि उन लोगों के पास बहुत कम अमाउंट रह जाता है और उनको देना होता है ज़्यादा अमाउंट, और वो जो अमाउंट नहीं दे पाते उसे ही कहते हैं डेफिशिएंसी। तो चलो ये वन बाय वन अच्छी तरह समझ लेते हैं। पहले ये देखते हैं हमारे पास कितने पैसे है। सबसे पहले हमारे पास कैश बैलेंस था 10,000 रुपये। कितना पैसा है मतलब सिर्फ मैं बैंक के बारे में, कैश के बारे में ही सोचूंगा। कैश में शुरुआत में हमारे पास 10,000 था। बैलेंस शीट में आपने देखा कैश का अपने पास 10,000 बैलेंस था। फिर हमने सब असेट बेच दिए, रियलाइज़ किए, तो हमें 67,000 मिला। मैं सब की बात कर रहा हूँ इंक्लूडिंग मशीनरी, सब की बात कर रहा हूँ। फिर प्रीति के घर से हमें मिला था 3,400। इस तरह हमारे पास टोटल पैसे जमा हो गए थे 80,400। अब इस 80,400 में से हमने सबसे पहले 18,000 लोन के दे दिए, क्योंकि उनके पास हमने वो मशीन, जो मशीन बेच के 18,000 आया था, वो हमने उनके पास गिरवी रखा था। तो ऑब्वियसली हमने मशीन गिरवी रखा है, तो मशीन का जो भी पैसा मिला है वो उसमें पहला हक उस बंदे का बनता है जिसने हमें लोन दिया था। तो लेस करेंगे, लोन का 18,000 हमने पहले दे दिया। देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में 2,000 का खर्चा हो गया था, वो भी हमने दिया था। सो इस तरह हमारे पास कैश बचा है 60,400। ये मैंने आपको ये बता दिया कि इस फर्म के पास फाइनली इतना पैसा बचा है। वापस एक बार समझ लो, कैश बैलेंस था इनके पास शुरुआत में 10,000, सब असेट बेच के मिले, तीन ही असेट थे, तीनों असेट बेच के मिले थे 67,000। प्रीति अपने घर से लेके आई थी 3,400। ये सब देखो फर्म में आने वाले पैसे हैं, सब मिला के इनके पास जमा हो गए थे 80,400। उसमें से ही लोन, जिससे लोन लिया था उसके पास हमने मशीन, हमारा मॉर्गेज रखा था, गिरवी रखा था, उसको पहले 18,000 वापस दे दिए और 2,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने दे दिया। तब इनके पास बचा था 60,400। अब ये देखते हैं कि हमें देना कितना है। ये तो हमें मालूम पड़ा कि हमारे पास है कितना। अब देखते हैं हमें देना कितना है। तो लाइबिलिटीज़ वी हैव, क्रेडिटर का 50,000 देना बाकी है, लोन का टोटल 30,000 देना था, लेकिन ऑलरेडी मशीन बेच के हमने 18,000 दे दिया, मतलब अभी लोन का सिर्फ देना है 12,000। इसका मतलब टोटल कर्जा हमारे पे है 62,000। देखो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे डेफिशिएंसी कहते हैं। हाउ टू फाइंड आउट डेफिशिएंसी? द डिफरेंस बिटवीन दिस टू अमाउंट इज अ डेफिशिएंसी। सो डेफिशिएंसी का हिंदी में मतलब क्या है? जो अमाउंट आप किसी को दे नहीं पाते, ऐसे अमाउंट को आपका डेफिशिएंसी कहा जाता है। तो देखो आपके पास है 60,400, लेकिन आपको देना है 62,000। इसका मतलब कितना पैसा हम नहीं दे पाएंगे वो देखते हैं। सो टोटल रिमेनिंग लाइबिलिटी 62,000, बैलेंस इन हैंड 60,400। इसका मतलब हमारा टोटल डेफिशिएंसी है 1,600। मतलब हम हमारे क्रेडिटर को और हमारे लोन वाले पर्सन को 1,600 रुपया, 1,600 रुपीज़ नहीं दे पाएंगे, और इसलिए वो हमारा डेफिशिएंसी है। अब ये कैसे निकालेंगे, हम किसको कितना नहीं दे पाएंगे वो देखते हैं। देखो टोटल डेफिशिएंसी 1,600 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ट्रेड क्रेडिटर जो 50,000 था एंड लोन जो 30,000 था। अभी आप बोलोगे सर ये 50,000 30,000 वापस क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि मुझे रेशो देखना है। तो 50,000 30,000 का अगर मैं रेशो निकालूँ तो रेशो आएगा 5:3। देखो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में जितने भी आउटसाइडर लाइबिलिटी होती है, जो बचे हुए पैसे होते हैं वो उनके रेशो में हमें उनको देने होते हैं या नहीं देने होते हैं।
अब हमने फाइनली देख लिया कि हमारे पास बचे हैं 60,400, हमें देने हैं 62,000, मतलब 1,600 रुपये का शॉर्टेज आ रहा है। तो अब इन दोनों के पास हम जाएंगे और दोनों को क्या कहेंगे कि देखो भाई साहब, 1,600 हम आपको नहीं दे सकते। तो क्रेडिटर साहब आपका 50,000 था और लोन वाले भाई साहब आपका 30,000 देना था, मतलब आप दोनों का 5:3 रेशो बन रहा है। तो 5:3 के हिसाब से ही जो पैसा हम नहीं दे सकते वो हम नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उतना तो है ही नहीं हमारे पास। घर बार बेच के जो भी कुछ है, प्रीति ने अपने घर से 3,400 लाया, बाकी दोनों ला नहीं सके, तो अब हमारे पास नहीं है, तो इतना पैसा हम आपको नहीं दे सकते। तो ये 1,600 अभी हम 5:3 में डिवाइड करते हैं। तो क्रेडिटर को हम कितना नहीं दे सकेंगे, 1,600 इंटू 5/8। 5/8 किधर से देखो, 5:3 का टोटल 5 और 3 का टोटल क्या होगा 8, 8 में से 5, सो 1,000। सो क्रेडिटर वाले भाई साहब को हम कहेंगे भाई साहब हम आपको 1,000 नहीं दे सकते, और लोन वाले बंदे को कहेंगे 1,600 इंटू 3/8, हम आपको 600 नहीं दे सकते। इस तरह वो जो टोटल 1,600 हम आपको नहीं दे सकते, उसमें से क्रेडिटर वाले को हमने कहा बाबा माफ़ कर दे, मैं आपको 1,000 रुपया नहीं दे सकता हूँ, उतना है ही नहीं मेरे पास। और लोन वाले बंदे को हमने कह दिया कि हम आपको 600 रुपया नहीं दे सकते। ओके, तो ये जो वर्किंग नोट है, ये एक बार ये वीडियो 2-3 बार सुनो, तभी अच्छी तरह समझ में आएगा। अब जाते हैं वापस हमारे अकाउंट पे। तो आपकी स्क्रीन पे हमारा वही पोजीशन है जिधर हम लोग इसको छोड़ के वर्किंग नोट बनाने चले गए थे। तो क्या हमने डिसाइड किया था, क्रिएटर वाले भाई साहब को जाके हमने कहा था कि 1,000 रुपीज़ हम आपको नहीं दे सकते, और अभी मैंने आपको बताया जो पैसा हम नहीं दे सकते उसे डेफिशिएंसी कहते हैं। इसलिए मैं क्रेडिटर के डेबिट में लिखने जा रहा हूँ टू डेफिशिएंसी 1,000, इट मीन्स आई एम नॉट एबल टू पे यू 1,000, ओके, दैट विल बी माई डेफिशिएंसी। तो अगर मैंने ट्रेड क्रेडिटर के डेबिट में लिखा है टू डेफिशिएंसी 1,000, तो डबल एंट्री रूल के हिसाब से इसका सेकेंड एंट्री डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट में होगा बाय ट्रेड क्रेडिटर 1,000। और अब हम जाते हैं लोन वाले भाई साहब के पास, उसे हम कहते हैं कि तुझे भी हम 600 नहीं दे सकते, सो टू डेफिशिएंसी अकाउंट 600। अगेन लोन के डेबिट में मैंने टू डेफिशिएंसी 600 लिखा है, इसका मतलब इसका सेकेंड एंट्री डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाय लोन 600। देखो इस तरह मेरा डेफिशिएंसी अकाउंट ही टैली हो गया, क्लोज हो गया। देखो डेबिट में है टोटल 10,000, और अगर आप क्रेडिट का भी टोटल करते हो तो बराबर 10,000 ही आएगा। ओके, नाउ रियलाइजेशन क्लोज हो गया, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो गया, डेफिशिएंसी भी क्लोज हो गया। अब जो 3 बचे हैं वो एक दूसरे को क्लोज कर देंगे। तो चलो सबसे पहले क्लोज करते हैं ट्रेड क्रेडिटर। क्रेडिट साइड में 50,000 है, सेम 50 लिखूंगा मैं डेबिट में। तो 50 में से 1,000 में नहीं दे सका, मतलब बाकी के 49 मैंने दिए होंगे ना, और किधर से दिए होंगे, कैश अकाउंट। सो टू कैश अकाउंट 49,000। तो अगर ट्रेड क्रेडिटर के डेबिट में मैंने लिखा है टू कैश अकाउंट 49, तो ऑब्वियसली इसका सेकेंड एंट्री कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाय ट्रेड क्रेडिटर 49,000। चलो अपना ट्रेड क्रेडिटर भी क्लोज हो गया। इसी तरह लोन अकाउंट में देखते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल 30,000 है, सेम 30 लिखेंगे दोनों साइड। एंड 30,000 में से अगर मैं 18,000 और 600 माइनस करता हूँ, आई विल गेट 11,400। उधर मैंने लिख दिया टू कैश, मतलब उसको हम देंगे 11,400। लोन के डेबिट में मैंने लिखा है टू कैश, तो इसका सेकेंड एंट्री कैश के क्रेडिट में चला जाएगा बाय लोन अकाउंट 11,400। और अभी आप देखिए, अभी अगर आप आपका कैश अकाउंट टैली करने जाओगे 110% वो टैली हो जाएगा। नाउ सी डेबिट साइड फर्स्ट, 10,000 प्लस 67 प्लस 3
80,400। ओके, सेम टोटल मेरा क्रेडिट में आना चाहिए। देखिए लास्ट में 400 है, कैश के क्रेडिट में लास्ट में 400 है 3 डिजिट, और बाकी का टोटल 80 आना चाहिए। देखते हैं। नाउ 18 प्लस 2 20 एंड 49 प्लस 11 60, 20 एंड 60 80,400। सो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियरली बता दूँ, ये डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम था, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट था। ये एक बार देखने से नहीं समझ में आएगा, ये वीडियो आप 2-3 बार देखो तभी आपको ये, और 2-3 बार देखने के बाद एक बार यही प्रॉब्लम आप बिना देखे सॉल्व करने का कोशिश करो, तभी आपको ये, जब आप बिना देखे टैली कर लोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।